हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट की वीडियो क्लास में हम लोगों ने त्वरण की स्टडी की थी और वेग समय ग्राफ की सहायता से जाना था कि किस तरीके से वेग समय ग्राफ से त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। आज हम लोग वेग समय ग्राफ की सहायता से गति के समीकरणों का निगमन करेंगे। तो गति के समीकरणों का निगमन, गति के समीकरणों का निर्माण। देखिए, हम ये मान ले रहे हैं कि कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से अपनी गति प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण a से त्वरित होती हुई s दूरी तय करके किसी समय अंतराल t में s दूरी करके अंतिम वेग भी प्राप्त कर लेती है। तो वस्तु की इस गति को देखिए हम वेग समय ग्राफ पर किस तरीके से दिखाएंगे। ये आपका क्या है, समय इधर को लेंगे, वेग समय ग्राफ पर y अक्ष की तरफ क्या लेते हैं, वेग v लेते हैं। अब देखिए जो वस्तु है ये मूल बिंदु हो गया आपका। तो वस्तु प्रारंभिक वेग u से गति प्रारंभ करती है, अपनी प्रारंभिक वेग u से गति आरंभ करती है और एक समान त्वरण a से त्वरित होती है। तो प्रारंभ में उसके पास कुछ वेग है, तो वेग समय ग्राफ इस तरीके का एक सरल रेखा के रूप में आएगा क्योंकि वो एक समान त्वरण से त्वरित हो गई है। ठीक है, ये आपकी जो AB रेखा है वो क्या आ जाएगी, ये वेग समय ग्राफ आया। ठीक, अब ये एक जो वस्तु है वो एक समान त्वरण A से त्वरित होती हुई t समय में s दूरी तय करती है और अंतिम वेग भी प्राप्त कर लेती है। ठीक है, अंतिम वेग देखिए, जो अंतिम वेग जब उसने प्राप्त किया तो उसका अंतिम वेग, आप देखिए वस्तु का अंतिम वेग है इस समय पर अंतिम वेग उसने यहाँ पर प्राप्त कर लिया और वो अंतिम वेग अगर हम जानना चाहें कितना हो गया तो देखिए यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे उसने अंतिम वेग प्राप्त कर लिया। सब खराब हो गया, हाँ, तो देखिए वस्तु समय पर वस्तु ने अंतिम वेग यहाँ प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो अब आप देखिए हमने वेग समय ग्राफ दर्शाया, ये पॉइंट ए मान लेते, ये सी, ये डी और ये ई। ठीक, ये आपका वस्तु की गति का ग्राफी निरूपण हो गया। वस्तु की जो गति है वो उसको हमने ग्राफ पर दर्शा दिया। ठीक है, कि वस्तु ने वस्तु के पास प्रारंभिक वेग u था तो ये वेग यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया, u। ठीक, अब हम लोग प्रथम समीकरण का इस ग्राफ की सहायता से निगमन करेंगे। तो नंबर 1, प्रथम समीकरण आप जानते हो क्या होता है, v बराबर u प्लस at का निगमन। ठीक है, देखिए आप ग्राफ से हम लोग जानते हैं, ग्राफ से वस्तु का त्वरण a बराबर, आपको पीछे वाले वीडियो क्लास में बताया था कि वेग समय ग्राफ से त्वरण कैसे निकालते हैं। वेग समय ग्राफ की प्रवणता वस्तु के त्वरण को व्यक्त करती है। तो यहाँ पर जो वेग समय ग्राफ ए ही आया है, रेखा AB की प्रवणता। ठीक, इस रेखा की जब हम प्रवणता ज्ञात करेंगे तो अब यहाँ देखिए A बराबर, रेखा की प्रवणता क्या होती है, y अक्ष पर अंतःखंड। तो इस रेखा का y अक्ष पर अंतःखंड कितना, AC अपॉन x अक्ष पर अंतःखंड, x अक्ष पर अंतःखंड कितना, AE है। अभी AC का मान कैसे पढ़ोगे, AC को हम लिख सकते हैं OC माइनस OA अपॉन नीचे देखिए, आप देखिए A इक्वल क्या, OD हो गया। ये यहाँ देखिए A इक्वल OC, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी, V, क्योंकि उसने यहाँ से गति आरंभ की थी और B पॉइंट तक t समय में वस्तु B पॉइंट पर पहुँच गई। ठीक है, तो उसने कितना वेग प्राप्त कर लिया था, अंतिम वेग भी प्राप्त कर लिया, जो कि हम यहाँ से पढ़ लेंगे। तो ये हो गया V माइनस OA कितना, U अपॉन
यहाँ से यहाँ तक के देखिए जो समय है, तो समय अंतराल है वो कितना होगा, ये 0, तो ये समय t रहेगा। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो b माइनस यू इक्वल ए टी, सो b इक्वल कितना हो गया, u प्लस ए टी। ठीक है, यही गति का प्रथम समीकरण है, इसका हम लोगों ने निरूपण कर दिया। अब देखिए द्वितीय समीकरण का यहाँ से निरूपण करते हैं। द्वितीय समीकरण आप जानते हो क्या होता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का निरूपण। ये गति का द्वितीय समीकरण है, इसका हम लोग निरूपण करेंगे। देखिए हम जानते हैं कि वस्तु का विस्थापन, देखिए वस्तु ने t समय में अंतिम वेग भी प्राप्त कर लिया था, t समय में, हाँ ये t समय है। तो इस समय अंतराल में अगर हम वस्तु का विस्थापन निकालें तो विस्थापन s बराबर, देखिए वेग समय ग्राफ और उस समय अंतराल के बीच, समय के बीच घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी आपके सामने ये जो हुई आकृति दिखाई दे रही है ओ बी डी ओ, ये हो जाएगा आकृति ओ ए बी डी का क्षेत्रफल। एस बराबर, ये आकृति आपको दिखाई दे रही है, इसमें दो प्रकार की आकृतियां, एक ये त्रिभुज आ रहा है और ये नीचे आयत आ रहा है। हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल प्लस, फिर आप देखिए आयत, यह आयत क्या बन रहा है, आयत बन रहा है ओ ए ई बी का क्षेत्रफल। ठीक है, समझ रहे बात। ये इस आकृति का क्षेत्रफल पूरी आकृति का निकालना है, तो इस आकृति में एक ये त्रिभुज है, ठीक, और ये नीचे का क्या है, ये देखिए एक आपका त्रिभुज आ रहा है ये अपना, और इसके नीचे ये क्या आयत है। तो अब आप देखिए, आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बताइए। त्रिभुज कैसा है, ये समकोण त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 1/2, यानी कि आधार गुणा लंब, प्लस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, इसकी लंबाई है ओ ए, एक भुजा ये है और एक भुजा ये, लंबाई ओ डी है और चौड़ाई ओ ए, तो ओ ए गुणित ओ डी, तो ये बराबर हो जाएगा 1/2। अब देखिए इस त्रिभुज का आधार क्या है, ए, आधार ए है, जो कि किसके बराबर, ओ डी के बराबर है, ओ डी इंटू इसका लंब कितना है, देखिए इस त्रिभुज का लंब है बी, ये इस त्रिभुज का लंब है बी, तो हम इस बी को कैसे लिख सकते हैं, बी ई बराबर क्या है, ए सी, देखो यहाँ से बी बराबर ए सी प्लस, आप देखिए ओ ए बराबर क्या है, यू है, यू इंटू ओ डी बराबर क्या है, टी, इस समय अंतराल में, तो इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू ओ डी। अब हम फिर देखिए ओ डी बराबर टी है, टी इंटू ए सी। अब आप देखिए ए सी बराबर क्या हो सकता है, ओ सी माइनस ओ ए, ये क्या हो गया, ओ सी माइनस ओ ए प्लस यू टी। एस बराबर क्या हो गया, हाफ इंटू टी इंटू ओ सी, ओ सी मान आप यहाँ देखिए, ओ सी का मान कितना, वी माइनस यू प्लस यू टी। ठीक है, ये आ गया है। अब इसको आगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा गति के प्रथम समीकरण का उपयोग कर लेंगे। प्रथम समीकरण से आप देखिए, प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से क्या होता है, b बराबर u प्लस ए टी, क्योंकि समीकरण v नहीं है, जो द्वितीय समीकरण है उसमें v नहीं होता है, तो यहाँ से v हटा देंगे, v की वैल्यू यहाँ रखेंगे। अब देखिए ये आपका है s बराबर हाफ इंटू टी, और v बराबर क्या रखेंगे, u प्लस
ए टी माइनस यू प्लस यू टी, यू से यू कैंसिल हो जाएगा, एस इक्वल क्या हो जाएगा हाफ टी इंटू ए टी प्लस यू टी, यहाँ भी इसको लिख सकते हैं एस बराबर यू टी प्लस ये देखिए ए टी में टी का मल्टीप्लाई करेंगे हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये गतिका लाभ का क्या हो गया, ये गतिका द्वितीय समीकरण हो गया एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। गतिका द्वितीय समीकरण का निरूपण हो गया। अब हम लोग ये देख लीजिए, उसके बाद अब हमारा यह कौन सा गतिका तृतीय समीकरण, ठीक है। तो अब तृतीय समीकरण का निरूपण करेंगे। देखिए तृतीय समीकरण क्या है, तृतीय समीकरण बी वर्ग बराबर यू वर्ग प्लस 2as का नियमन। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इस ग्राफिक मेथड से गतिका तृतीय समीकरण बी वर्ग बराबर यू वर्ग प्लस 2as इसका नियमन करेंगे। तो आप पुनः देखिए, यहाँ से हम पीछे वाले वीडियो पढ़ चुके हैं कि किसी वस्तु का त्वरण s किसके बराबर होता है, सॉरी किसी वस्तु का विस्थापन s वो किसके बराबर होता है, बताइए, वेग समय ग्राफ एवं समय के बीच घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर होता है। वहाँ विस्थापन s बराबर इस समय अंतराल में, यहाँ तक ये समय अंतराल t है, इस समय में वस्तु का विस्थापन s बराबर, ये आकृति आपके सामने का आकृति है, आकृति कौन सा आकृति हो रही है, ए बी डी ओ का क्षेत्रफल, ये जो आकृति देखिए समलंब चतुर्भुज है, तो समलंब चतुर्भुज हो रहा है। आप देखिए इसकी ये भुजा और ये भुजा समांतर है, और ये भुजा और ये भुजा असमांतर है, अतः समलंब चतुर्भुज बन गया। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, एक समांतर भुजा ओ ए है प्लस दूसरी समांतर भुजा बी डी है इंटू इनके बीच की दूरी, ये हो गई ओ डी। एस बराबर हाफ इक्वल टू ओ ए का मान कितना है यू प्लस बी डी, ये देखिए बी डी है, बी डी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं ओ सी, और ओ सी की वैल्यू कितनी वी इंटू ओ डी का मान टी है, ठीक। अब आप देखिए जो गतिका द्वितीय समीकरण है उस तृतीय समीकरण जिसका हम लोग नियमन कर चुके हैं, इस समीकरण में कहीं पर भी टी नहीं है। तो पुनः देखिए प्रथम समीकरण से एक बार पुनः प्रथम समीकरण का यूज करेंगे। प्रथम समीकरण बी बराबर यू प्लस ए टी से, इस समीकरण से आप लोग देखिए पक्षांतर करेंगे तो बी माइनस यू बराबर ए टी, या टी बराबर बी माइनस यू अपॉन ए, ये टी की वैल्यू है वो हम यहाँ रखेंगे। देखिए आप एस बराबर क्या आ जाएगा हाफ यू प्लस बी इंटू टी की वैल्यू कितनी है बी माइनस यू अपॉन ए, ठीक। तो यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा एस इक्वल हाफ, और ये है बी प्लस यू, ये है बी माइनस यू, तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2as इक्वल बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये आपका गति का तृतीय समीकरण हो गया। तो गति के तीनों जो समीकरण थे इनका भी हम लोगों ने ग्राफी विधि से, ग्राफ की सहायता से क्या किया, निगमन किया, इनका डेरिवेशन किया। अब हम लोग ये जो गति के समीकरण हैं इनका कलन विधि से निगमन करेंगे। कलन विधि इस कैलकुलस की सहायता से, आपका गणित है कैलकुलस, कलन विधि से अब क्या करेंगे, कलन विधि से गति के समीकरणों का निगमन, किससे, कलन विधि से, कलन विधि से, ठीक। पहले हम करेंगे
प्रथम समीकरण। इस प्रथम समीकरण का निगमन करेंगे तो हम जानते हैं कि किसी वस्तु का तात्कालिक त्वरण, ये हम लोगों ने पढ़ा था पीछे वाले वीडियो में, तात्कालिक त्वरण A बराबर dV अपॉन dt, या हम इसको लिख सकते हैं dV बराबर A dt। ठीक, अब हम इसका उचित सीमा में समाकलन कर रहे हैं। आप लोग मैथ में पढ़ेंगे तो ये समाकलन का चिन्ह होता है, ये कहेंगे समाकलन dV इक्वल समाकलन A dt। इस समाकलन की उचित सीमा क्या होगी, ये जो dV, d मीन्स आप यहाँ पे समझेंगे परिवर्तन, और इसके आगे क्या है वेग, तो वेग में परिवर्तन, d का मतलब बहुत कम परिवर्तन। तो देखिए इस वेग में भी परिवर्तन होगा, वो कहाँ से कहाँ तक होगा, प्रारंभिक वेग u से अंतिम वेग v तक वेग में परिवर्तन होगा। आप यहाँ आएंगे, यहाँ ये dt लगा हुआ है, dt, ठीक, इसका मतलब ये जो t है, ये समय है, उसमें परिवर्तन बहुत कम परिवर्तन। तो समय परिवर्तन कहाँ से कहाँ तक हुआ, प्रारंभिक समय, प्रारंभिक समय कितना होता है शून्य, जब हम रीडिंग लेना शुरू करते हैं उस समय समय हमारा शून्य होगा, उसके बाद अंतिम समय कितना हो गया t। ठीक, अब देखिए आप सीखेंगे जैसे dv का हमको समाकलन करना है तो v हो जाएगा, dx का समाकलन करना तो x हो जाएगा, dy का समाकलन करना तो y हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ से इसका समाकलन क्या हो जाएगा v, और इसकी जो लिमिट है वो u टू v बराबर यहाँ पर a बाहर आएगा, क्योंकि a इसके लिए नियत होगा, समाकलन सिर्फ dt का होगा, तो dt का समाकलन क्या हो जाएगा t 0 टू t। अब देखिए इसमें लिमिट लगा हुआ है, तो लिमिट लगाने का एक सूत्र होता है अपर, ये होती है अपर लिमिट, ये होती है लोअर लिमिट। तो आप लगाएंगे अपर लिमिट मीन्स इसके स्थान पर एक बार लिखेंगे, तो v के स्थान पर v लिखो, v आ गया, फिर v के स्थान पर क्या लिखोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल a। इसी तरीके से यहाँ लिखोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है, तो आपका v माइनस u बराबर a t, या आपका v बराबर क्या हो गया u प्लस a t। ठीक, ये गति के प्रथम समीकरण का निगमन हो गया आपका। अब देखते हैं कलन विधि से, कैलकुलस की सहायता से हम लोग गति के द्वितीय समीकरण का निगमन करेंगे, इसका द्वितीय समीकरण। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु असमान गति करती है तो उसका तात्कालिक या तात्क्षणिक वेग v इक्वल क्या होता है ds अपॉन dt। यहाँ पर s क्या विस्थापन, विस्थापन में विस्थापन परिवर्तन की समय के साथ दर होती है, उसी को क्या कहते हैं वस्तु का तात्कालिक वेग। ठीक, तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ds इक्वल v dt, बट v इक्वल क्या होता है u प्लस ए टी। हम लोग प्रथम समीकरण से ही पढ़ चुके हैं, v बराबर u प्लस ए टी। तो आप देखिए यहाँ से dt ds इक्वल क्या हो जाएगा, ये ds इक्वल v की जगह वैल्यू रखेंगे u प्लस ए टी dt। आप कहोगे v बराबर u प्लस ए टी हमने क्यों रखा, क्योंकि हमको मालूम है द्वितीय समीकरण में v नहीं आता, अंतिम वेग नहीं आता है, इसलिए उसको हटाएंगे। फिर देखिए आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे, ओपन करेंगे तो क्या आएगा u dt प्लस ए टी डी टी। ठीक, अब हम इसका क्या करें, उचित सीमा में समाकलन करेंगे, किसमें उचित सीमा में समाकलन, इस ds का समाकलन हो समाकलन ds। इसकी सीमा क्या होगी, देखिए s क्या है विस्थापन है, तो विस्थापन कहाँ से, ds का मतलब विस्थापन में परिवर्तन, तो विस्थापन परिवर्तन कहाँ से कहाँ, तो प्रारंभ में 0 से लेकर के s तक, जब वस्तु ने गति प्रारंभ नहीं की थी, या जब हमने वस्तु की कैलकुलेशन, वस्तु की गति का अध्ययन स्टडी करना शुरू किया, उससे पहले उसकी क्या स्टडी थी, उससे हमें मतलब नहीं, जब हमने उसकी रीडिंग लेना शुरू की उस समय उसका विस्थापन 0 होगा, और अंत में जब समय t हो गया, जब हमने रीडिंग लेना बंद किया उस समय तक उसका विस्थापन s हो गया। इक्वल ऐसे आप इधर आ जाएंगे, इधर u dt का मतलब परिवर्तन किसमें हो रहा है, समय में, तो समय का परिवर्तन 0 से t तक होता है, प्लस यहाँ पे देखिए समाकलन a t dt। ठीक है, तो यहाँ पर भी समय परिवर्तन कहाँ से कहाँ होगा, 0 से t तक। आप देखिए इसका समाकलन करोगे
एस आएगा ds का एस अभी समझाया था, और 0 टू एस इक्वल, यहाँ पे देखिए u है, क्योंकि परिवर्तन ये क्या रहेगा dt, इसका मतलब हमें dt के सापेक्ष ही समाकलन करना है, तो t के अलावा जितनी भी राशियाँ होंगी वो सब इसके लिए कांस्टेंट होंगी, तो उनको बाहर ले सकते हैं। और क्या होता है dt, तो dt का समाकलन क्या हो जाएगा t 0 टू t प्लस, इसी तरीके से यहाँ a बाहर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर t है, dt के बाहर t भी है, इसका t के सापेक्ष समाकलन करना है। अकेला dt होता तो t हो जाता, यहाँ t और है तो t का t के सापेक्ष जब अवकलन करोगे तो वो हो जाएगा t² 2 और लिमिट लगाएंगे 0 टू t। ये कैसे हो गया, आप जब कैलकुलस पढ़ोगे तो उसमें पहला ही फार्मूला करोगे, तो क्या फार्मूला होगा, फार्मूला समाकलन x पावर n dx, मतलब x के सापेक्ष अगर समाकलन करेंगे तो ये इसका फार्मूला होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, मीन्स जितनी पावर होगी जब समाकलन करोगे तो उसमें एक पावर और जोड़ दोगे और उतने का नीचे डिवाइड कर दोगे। यहाँ पहले से पावर जो हो कितनी है, टी पर कितनी पावर, एक में एक की वृद्धि करोगे तो टी की पावर 2 हो जाएगा, उतने से जितनी पावर होती उतने से आपको नीचे डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लगाइए क्या फार्मूला होता है हमारा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल यू, यहाँ पर लगाइए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस ए, इस तरीके से यहाँ लगाइए, टी की जगह पे टी रहेगा तो t² 2 माइनस 0, एस बराबर क्या हो गया यू टी प्लस, यहाँ पे देखिए क्या आ गया, यहाँ पे आ गया at² अपॉन 2, एस बराबर यू टी प्लस हाफ at², ये गति का द्वितीय समीकरण हो गया। ठीक है, आपके गति का द्वितीय समीकरण का निर्माण हो गया, कलन विधि से हो गया। ठीक, अब हमारा एक समीकरण और रह गया है, गति का तृतीय समीकरण। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग गति के तृतीय समीकरण का निर्माण करेंगे। ठीक है, किससे, कौन सी विधि से, कलन विधि से गति के तृतीय समीकरण का निर्माण करेंगे। आप लोग जानते हो तृतीय समीकरण क्या होता है, तृतीय समीकरण होता है तृतीय समीकरण p वर्ग बराबर u वर्ग प्लस 2as, तो इसका निर्माण करेंगे। देखिए हम जानते हैं कि किसी वस्तु का तात्कालिक त्वरण a बराबर dv अपॉन dt, या हम इसको लिख सकते हैं a बराबर dv अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt। ठीक है, ऊपर नीचे हमने ds का मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए ये हो जाएगा dv अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt, ये क्या होगा, ये हो गया तात्कालिक वेग। ठीक है, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा a ds इक्वल v dv। ठीक है, अब हम लोग इसका उचित सीमा में समाकलन करते हैं, समाकलन कर दिया। यहाँ देखिए परिवर्तन किसमें हो रहा है, यहाँ पर परिवर्तन विस्थापन में हो रहा है, तो विस्थापन कहाँ से कहाँ तक चेंज होता है, 0 से s तक, और यहाँ पर परिवर्तन वेग में हो रहा है क्योंकि v से लेकर के u तक परिवर्तित होता है। तो इसका देखिए कौन है, आप समाकलन करोगे तो कितना हो जाएगा, a बाहर हो जाएगा, ds का s हो जाएगा 0 टू s इक्वल। इसी तरीके से अब देखिए यहाँ पर v dv मीन्स इस v का v के सापेक्ष समाकलन करना, अभी भी हमने पीछे किया था, t का t के सापेक्ष कितना आएगा t² अपॉन 2, इसी तरीके से आएगा v² अपॉन 2, और ये आ गया v2, और ये आपका क्या होगा, प्रारंभिक वेग u से v तक होगी, तो ये u2 v हो जाएगा। ठीक, अब ये लगाइए अपर लिमिट, अपर लिमिट आपकी क्या है s, और लोअर लिमिट क्या है 0,
इक्वल, यहाँ पे देखिए अपर लिमिट क्या है, वी है, तो बी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट क्या है, यू, तो यू स्क्वायर अपॉन 2, ये क्या हो जाए ए एस इक्वल बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यू स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2as, या बी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। ये क्या हो गया, ये आपका गति का तृतीय समीकरण हो गया। ठीक है, तो गति के तीनों समीकरणों का हमने ग्राफी विधि से और कलन विधि से क्या किया, निगमन किया। ये तीनों समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में कोई समीकरण आ सकता है। देखिए अगर परीक्षा में यह है कि गति के समीकरण का कलन विधि से अवकलन कलन विधि से निगमन कीजिए, तो आप कलन विधि से करोगे, या यह गति के द्वितीय समीकरण का, या गति के प्रथम समीकरण का, या गति के तृतीय समीकरण का ग्राफी विधि से निगमन कीजिए, तो आप ग्राफी विधि से निगमन करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद एक टॉपिक और देखते हैं। वो हमारा टॉपिक क्या है, किसी वस्तु द्वारा टीवें समय में चली गई दूरी। देख लिया होगा आपने। अब हम लोग इस टॉपिक देखते हैं, टीवें समय में चली गई दूरी। टी वे समय में चली दूरी। देखिए जो टी वे समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी है वो कैसे ज्ञात करें। टी वे का क्या मतलब होगा, जैसे कोई वस्तु 20 सेकंड तक अपनी गति कर रही है, तो 20वें सेकंड में लास्ट का जो 20वां सेकंड आखिरी लास्ट का सेकंड है, समय है, उस आखिरी 1 सेकंड में, जैसे ये 20 सेकंड वस्तु ने कुल अपनी यात्रा तय की है, तो आखिरी 1 सेकंड में उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो कैसे निकाल पाएंगे, देखिए हम निकाल पाएंगे, हम जानते हैं कि किसी वस्तु द्वारा टी समय में चली गई दूरी, टी समय में चली दूरी एस वन बराबर, आपने अभी गति का समीकरण पढ़ा था, एस बराबर यूटी प्लस हाफ यूटी स्क्वायर। जबकि वस्तु एक समान कोण से गति कर रही होगी, तो गति का समीकरण दूसरा लगा करके हम उसके द्वारा टी समय में चली हुई दूरी पता कर लेंगे। ठीक, अब देखिए टी माइनस 1 समय में चली दूरी, तो वो कितनी हो जाएगी, S2 बराबर यू टी माइनस 1 प्लस हाफ ए टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चलिए अब हमको आखिरी के 1 सेकंड में चली दूरी निकालनी है। तो कैसे निकालना, हमने क्या पता कर लिया, जैसे कोई वस्तु 20 सेकंड तक गति करती है, तो हम 20 सेकंड में चली दूरी निकाल लें, फिर 19 सेकंड में चली दूरी निकाल लें, फिर क्या करें, 20 सेकंड में चली दूरी से 19 सेकंड में चली दूरी को घटा दें, तो आखिरी के 1 सेकंड में चली दूरी आ जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर टी में समय या सेकंड में चली दूरी कैसे निकाल लेंगे, एस टी बराबर S1 माइनस S2। ठीक, तो यहाँ देखिए एस टी बराबर S1 का मान कितना आया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, माइनस S2 का मान कितना आया, यू टी माइनस 1। ठीक, और फिर ये प्लस है लेकिन माइनस साइन लग गया, तो ये माइनस हाफ ए टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस ये खोलेंगे तो यू टी प्लस यू। ठीक, और इसके बाद माइनस हाफ ए, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2। ठीक है, अब आप देखिए यू टी से यू टी कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, ये आ गया हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक, और प्लस यू माइनस, देखिए इस को अंदर अप्लाई कर लेंगे हम, इस ब्रैकेट के अंदर जो क्या हो गया माइनस
हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस हाफ ए और प्लस 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो प्लस ए टी आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आ रहा है हाफ ए टी स्क्वायर से, देखिए हाफ ए टी स्क्वायर से हाफ ए टी स्क्वायर कैंसिल, एस टी इक्वल क्या आ गया, यू बचा आपका, फिर माइनस हाफ ए प्लस ए टी। तो देखिए हम यहाँ से क्या, हेलो, हाँ, तो देखिए ये क्या हो गया, एस टी इक्वल यू माइनस हाफ ए प्लस ए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, यू माइनस हाफ ए कॉमन लें, तो यहाँ से क्या हो जाए, यहाँ देखिए बचेगा 1 और माइनस साइन कॉमन लिया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा माइनस, और देखिए हाफ ए, ये तो कॉमन आ गया, हाफ और लिया, यहाँ पर 2t आ जाएगा, ठीक। या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एस टी इक्वल यू प्लस हाफ ए। अब हमें यहाँ से एक बार पुनः माइनस साइन कॉमन लिया, प्लस साइन कॉमन लिया, तो क्या आ जाएगा 2t माइनस 1, यहीं से या यहीं से प्लस साइन कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से प्लस साइन कॉमन लेंगे तो u प्लस हाफ, तो यहाँ पे क्या बचेगा -1 और यहाँ पर प्लस का 2t बचेगा, ठीक। तो इस तरीके से दिया, ये आपकी जो दूरी है वो टीवें समय में चली दूरी का फार्मूला व्यंजक है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में